नमस्कार। केंद्रीय बजट 2025-26 को इस वीडियो में देखेंगे और यकीन मानिएगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो बजट से संबंधित एक भी प्रश्न आगामी चाहे जिस भी परीक्षा में आए वो इससे बाहर नहीं होगा। बहुत ही कम समय में बजट के जितने भी पहलू हैं सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक सूचना है, हमारे चैनल पर ROARO के लिए डेली टारगेट्स बैच चलाया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। सब कुछ फ्री है, वहां पर कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। बस आपको दिए गए टारगेट्स को डेली की डेली अचीव करना है, वो वहां पर बताया जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। बजट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। देखिए, सरकार के व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं के ब्लूप्रिंट को ही बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, वहां पर बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। 1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा उनका लगातार 8वां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री की साड़ी पर काफी चर्चा हुई, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। उनकी साड़ी पर मधुबनी पेंटिंग, जिसको मिथिला कला कहा जाता है, उसकी पेंटिंग उनकी साड़ी पर थी। और इस साड़ी को पद्मश्री विजेता बिहार की दुलारी देवी ने उनको गिफ्ट किया था, भेंट किया था, जिसको उन्होंने बजट के दौरान पहनी थी। ओके, बजट की अगर हम बात करें तो बजट में सबसे पहले हम गंतव्य की बात करते हैं। जो हमारा गंतव्य है, हमको पहुंचना कहाँ है, हमको विकसित भारत बनाना है। कब तक बनाना है? 2047 तक बनाना है। और इस विकसित भारत को बनाने के लिए, 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए जो मार्गदर्शक प्रेरणा होगा वो क्या होगा? वो होगा समावेशिता, इंक्लूसिविटी, यानी सबको समान रूप से देखना। और इस समावेशिता के लिए ईंधन क्या होगा, यानी हम क्या करें कि इसमें समावेशिता, सब लोगों को समान रूप से देखने का अवसर मिले। उसके लिए हमको रिफॉर्म करने होंगे, सुधार करने होंगे। सुधार किसमें करने हैं? उसी के लिए सुधार किसमें करने हैं? सरकार ने इसके लिए विकास के 4 प्रमुख इंजनों का जिक्र इस बार किया है। ये 4 प्रमुख इंजन कौन है जिसमें हमको सुधार करने हैं? हमको कृषि के क्षेत्र में सुधार करना है, पहला इंजन है। MSME के क्षेत्र में सुधार करना है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के निवेश में सुधार करना है और निर्यात में सुधार करना है। ये 4 प्रमुख इंजन है विकास के, जिसमें हमको सुधार करना है और उसी के माध्यम से हम विकसित भारत की अपनी संकल्पना को 2047 तक पूरा कर सकते हैं। ओके, इस बार का जो बजट है वो गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और महिला पर केंद्रित है। ओके, इन्हीं चारों को केंद्र में रखकर विकास के उपाय किए जाएंगे, ऐसा 2025-26 के बजट में जिक्र है। अब आते हैं बजट की थीम क्या रखी गई है। तो इस बार की बजट की थीम है सबका विकास। क्या है? सबका विकास। और सबका विकास के लिए विकसित भारत के सिद्धांतों का व्यापक उल्लेख भी किया गया है। विकसित भारत के 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है गरीबी से मुक्ति, यानी 0 पॉवर्टी हो भारत में। दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, यानी क्वालिटी एजुकेशन देना है। तीसरा सिद्धांत क्या है? बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी हेल्थ केयर एक्सेस। चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, यानी स्किल्ड लेबर होने चाहिए। पांचवा क्या है? आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, यानी वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन काफी अच्छा होना चाहिए, 70% होना चाहिए। और अंतिम क्या है? हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, यानी एग्रीकल्चर एक्सीलेंस, एग्रीकल्चरल जो एक्सीलेंस है वो भी होना चाहिए। ये विकास के 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके अलावा बजट में 6 क्षेत्रों में सुधार का लक्ष्य भी रखा गया है।
वो 6 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? कर यानी टैक्स, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। इन 6 क्षेत्रों में सुधार का लक्ष्य भी आगामी बजट में रखा गया है। ओके, चलिए अब आते हैं हम बजट अनुमान की तरफ। 2025-26 में बजट अनुमान क्या है? व्यय और प्राप्तियों का जो अनुमान होता है उसी को बजट अनुमान कहा जाता है। सबसे हम पहले बात करेंगे कुल व्यय का। सरकार के अनुसार 2025-26 में 50.65 लाख करोड़ के कुल व्यय का अनुमान है, जो कि जीडीपी का 14.2% है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो इस बार का बजट कितना है, उसका आकार 50.65 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट सरकार ने पेश किया है, जिसमें राजस्व व्यय कितना होना है 39.44 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय कितना होना है 11.21 लाख करोड़। ओके, ये तो हुआ व्यय। प्राप्तियों की बात करें तो प्राप्तियां है 34.96 लाख करोड़ रुपए, जिसमें शुद्ध कर प्राप्ति है 28.37 लाख करोड़ रुपए। ओके, ये तो हुआ बजट अनुमान 2025-26 का। अब संशोधित अनुमान की तरफ आते हैं। 2024-25 में जो संशोधित अनुमान सरकार ने जारी किया है, वित्त मंत्री ने जारी किया है, वो क्या है? इसमें कुल व्यय है 47.16 लाख करोड़, वहीं कुल प्राप्तियां है 41.47 लाख करोड़। तो ये हो गया बजट अनुमान और संशोधित अनुमान। ओके, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अब आते हैं भारत सरकार के घाटों की तरफ। ये घाटों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और घाटों में भी हम लोग 2025-26 के बजट का अनुमान देखेंगे और संशोधित अनुमान भी देखेंगे 2024-25 का, और दोनों ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रहेंगी। आपको पता है घाटे जो हैं वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। ओके, राजकोषीय घाटे की बात करें। राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय में जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ओके, इसमें 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है, या इसको 15.69 लाख करोड़ रुपए भी कह सकते हैं। वहीं 2024-25 में संशोधित अनुमान 4.8% है, या 15.70 लाख करोड़। चूंकि राजकोषीय घाटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको रुपए में और प्रतिशत के रूप में दोनों में व्यक्त किया गया है। राजस्व घाटा की बात करें तो 2025-26 के बजट में 1.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के संशोधित अनुमान में 1.9% है। प्राथमिक घाटा 2025-26 के बजट अनुमान में 0.8%, वहीं संशोधित अनुमान में 1.3% है। केंद्र सरकार का कर्ज कितना है? ये 2025-26 के बजट में 56.1% अनुमानित है, जबकि 2024-25 में जो संशोधित अनुमान था वो 57.1% था, यानी 1% की कमी है 2025-26 के बजट अनुमानों में। ओके, अब आते हैं सरकार के आय और व्यय के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स क्या है, सरकार का आय का जरिया क्या है, व्यय का जरिया पूछ लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के आय के स्रोत, यानी रुपया सरकार को कहां कहां से मिलता है। अगर हम 100 पैसे की बात करें तो 100 पैसे में सबसे अधिक सरकार की आय का स्रोत है उधार और अन्य देयताएं। 24 पैसे सरकार से इसके माध्यम से मिलते हैं, ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स है, आयकर के माध्यम से सरकार को 22 पैसे की आय प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर जीएसटी और अन्य कर है, 18 पैसे मिलते हैं। चौथे नंबर पर निगम कर है, कारपोरेट टैक्स जिसको कहा जाता है, 17 पैसे। और पांचवें नंबर पर है कर भिन्न प्राप्तियां, 9 पैसों के साथ। ये सरकार के आय के सोर्स हैं। अब हम सरकार के व्यय के सोर्स करते हैं। सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है, रुपया कहाँ जाता है? तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 22 पैसे। दूसरा है ब्याज अदायगी में फिर पैसा खर्च होता है, लगभग 20 पैसे। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 16 पैसे खर्च होते हैं। चौथा है केंद्रीय प्रायोजित योजना पर 8 पैसा। पांचवा है रक्षा क्षेत्र में भी 8 पैसा खर्च होता है। तो ये सरकार की आय और व्यय के प्रमुख सोर्स हैं, यानी रुपया आता कहाँ है और रुपया जाता कहाँ है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सरकार के जो 4 प्रमुख इंजन है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, 4 इंजनों में पहला इंजन है विकास का, कृषि। कृषि के क्षेत्र में जो कुछ प्रमुख नई घोषणाएं हुई हैं उसको देखते हैं। पहली घोषणा है पीएम धन धान्य कृषि योजना, एक नई योजना शुरू की जाएगी
कहाँ शुरू की जाएगी? कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा और इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। नाम क्या है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसके अलावा तुअर, मसूर और उड़द, याद रखिएगा, तुअर, मसूर और उड़द पर विशेष ध्यान के साथ 6 साल का दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। 3 दालों के लिए, तुअर यानी अरहर की दाल, मसूर और उड़द, कितने साल के लिए? 6 साल का। ओके। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर? बिहार में। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले 3 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू होगा। कितने? 100 से अधिक जो उच्च उत्पादकता वाले बीज हैं उनके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। कपास उत्पादकता के लिए 5 वर्षीय मिशन प्रारंभ होगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। कहां पर? असम के नामरूप में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए इस बार 1.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 2025-26 के लिए, इस बार के बजट में। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के लिए 12,242.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके, तो ये पहला जो विकास का इंजन है, कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। अब हम आते हैं दूसरे इंजन की तरफ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि एमएसएमई की परिभाषा में ही बदलाव किया गया है। इसको हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम की वर्तमान और संशोधित निवेश और टर्नओवरों की दरों में बदलाव किया गया है। अगर हम देखें तो जो निवेश की दर है उसमें 2.5 गुना पहले के मुकाबले और जो टर्नओवर की दर है उसमें 2 गुना की बढ़ोतरी की गई है, वृद्धि की गई है। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका पहले वर्तमान में अगर 1 करोड़ का निवेश है तो उसको सूक्ष्म उद्यम माना जाता था। अब इसको चेंज करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है। यानी अब कोई कंपनी अगर 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, तो ही उसको सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा, जो कि पहले 1 करोड़ था। वहीं लघु उद्यम में निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी गई है और मध्यम उद्यम में 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दी गई है। वहीं टर्नओवर की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम में पहले 5 करोड़ का टर्नओवर को माना जाता था, अब 10 करोड़ हो जाएगा। लघु उद्यम में 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ और मध्यम उद्यम में 250 करोड़ की जगह 500 करोड़ का टर्नओवर मान्य होगा। ओके, इसके अलावा क्या किया गया है? भारत में 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई है। विनिर्माण क्षेत्र में इनका योगदान 36% और निर्यात में 45% है, ये सरकार ने बताया है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख तक की ऋण सुविधा सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। कहां पर? बिहार में। बिहार में मखाना बोर्ड भी और ये भी होगा। ओके, पहली बार महिला एससी एसटी उद्यमियों के लिए नई स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए 5 लाख उद्यमियों को लक्षित इसमें किया जाएगा। कितने? 5 लाख। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मिशन क्लीन टेक बी की भी शुरुआत इसके जरिए होगी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख घोषणाएं थी दूसरे इंजन एमएसएमई में। अब हम बढ़ते हैं तीसरा इंजन निवेश की तरफ। निवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। पहली, भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए? स्कूली और उच्च शिक्षा हेतु डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं की किताबें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय युवाओं के कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2025-26 में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा।
वहीं अगले 5 सालों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य भी बनाया गया है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने की योजना है। पीएम स्वनिधि योजना में शामिल स्ट्रीट वेंडर हेतु 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी की जाएगी। किसके लिए? पीएम स्वनिधि योजना, जो फुटपाथ विक्रेताओं के लिए है। ओके। जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये योजना 2028 तक चलती रहेगी और इसके लिए 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। शहरी चुनौती कोष की स्थापना की जाएगी। शहरों को विकास केंद्रों के रूप में तथा जल व स्वच्छता पहल को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। 2025-26 में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके। 2047 तक 100 गीगावाट स्थापित परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है और 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से विकसित रिएक्टरों का निर्माण और संचालन किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ के साथ समुद्री क्षेत्र को समर्थन हेतु समुद्री विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें 49% योगदान केंद्र सरकार का होगा, बाकी 51% योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र की कंपनियों का रहेगा। समुद्री विकास निधि। स्वामी निधि 2 की शुरुआत भी की जाएगी 1 लाख मकानों के निर्माण को पूरा करने के लिए। आईआईटी व आईआईएससी में उन्नत रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप भी दी जाएगी। उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल करते हुए 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य भी इस बजट में बताया गया है। ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की जाएगी। किसके लिए? शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल रहेंगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास भी किया जाएगा, ऐसा इस बजट में बताया गया है। ओके। अब हम आते हैं चौथे इंजन की तरफ, निर्यात जो है। निर्यात संवर्धन मिशन, ये केंद्रीय वाणिज्य, वित्त और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया जाएगा। निर्यात संवर्धन मिशन। ओके। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा दिया गया है। 74% से बढ़ाकर अब 100% एफडीआई कर दिया गया है। सरकार 2025 में राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक लॉन्च करेगी। राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक। 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लॉन्च होगा। ओके। अब आते हैं टैक्स की तरफ। कुछ प्रमुख टैक्स से संबंधित जो बदलाव हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अब सालाना 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी खबर है। वेतन भोगियों के लिए ये सीमा 12.75 लाख की होगी, यानी उनको 12.75 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सालाना। अद्यतन कर रिटर्न की सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। कैंसर, दीर्घकालिक बीमारी से संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को बीसीडी यानी मूल सीमा शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। ये प्रमुख अनाउंसमेंट है टैक्स के बारे में। वहीं अब हम टैक्स की अगर वो देखें तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स रहेगा, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ऐसा सरकार ने नई टैक्स स्लैब की जो दरें हैं वो निर्धारित की हैं। अंतिम में प्रमुख विभागों पर व्यय देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विभाग और उन पर सरकार ने इस वर्ष कितना व्यय करने का जो बजट है वो जारी किया है। रक्षा विभाग पर 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़, शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़, ऊर्जा के लिए 81,174 करोड़, परिवहन के लिए 5,48,649 करोड़ और कृषि के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट 2025-26 में। ओके, तो ये आपका कंप्लीट बजट था और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से और सारी चीजों को इसमें समेटा है कम से कम समय में। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती है। नमस्कार।